गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में सबसे पहले यह समझेंगे कि एडॉप्टेशन के पश्चात एडजस्टमेंट क्या होता है, और इसी को जब और ज्यादा हम इन्हांस कर देते हैं या और ज्यादा भौतिकता की तरफ एग्रेसिव करते हैं तो उसी में रूपांतरण अर्थात संभववाद की संकल्पना कैसे उत्पन्न होती है, और ये सब तथ्य किस प्रकार से मनुष्य कालक्रम में आगे बढ़ाया है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, विश्व मानचित्र की सीरीज मिल रही है, साथ में कॉन्सेप्ट सीरीज ज्योग्राफी की है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन आपको मिल रहा है समय समय पर। हम आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें होंगे और शेयर करेंगे, और यदि आपने ऐसा किया है तो आपको धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो यह समझेंगे कि हम लोग कहां तक डिस्कशन किए हैं और आज कहां पर डिस्कशन हमको प्रारंभ करना है। तो एक बातें एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पार्ट, इसको कहते हैं सैद्धांतिक पक्ष। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थात इसी को हम ऐतिहासिक पक्ष कहेंगे। और इसमें सबसे पहला पार्ट हमने आपसे कहा था जिसका नाम था निश्चयवाद। क्या था? निश्चयवाद। और इसी निश्चयवाद को हम कहते हैं एक प्रकार से प्रकृतिवाद। क्या कहते हैं इसी को? इसी को कहते हैं प्रकृतिवाद। लेकिन प्रकृतिवाद की संकल्पना किसी और के द्वारा दी जाती है और निश्चयवाद की संकल्पना किसी और के द्वारा दी जाती है। इसलिए आपको स्पष्टता होनी चाहिए कि यह संकल्पना किसके माध्यम से दी जाती है? रैटजल महोदय के द्वारा। हमने निश्चयवाद में यह समझा था कि जब हमारी सभी गतिविधियों को प्रकृति के द्वारा निर्धारित की जाए तो उसको कहते हैं निश्चयवाद। लेकिन हमारी सभी गतिविधियां प्रकृति के द्वारा निर्धारित हो जाएं, इसके लिए हमारे अंदर भी यह योग्यता होनी चाहिए कि हम उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर ले जाएं, अर्थात हमारे अंदर वह एबिलिटी होनी चाहिए। और इसी दृष्टिकोण में हमने देखा था कि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी इसी विशिष्टता के कारण प्रकृति जैसा चाहती है उसी के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है या ढाल लेता है। और हमने यह डिस्कशन किया था कि जो इसने अनुकूलन किया है, क्या किया है? अनुकूलन किया है, अर्थात जो एडॉप्टेशन की संकल्पना है, किसकी संकल्पना है? एडॉप्टेशन की संकल्पना है। यह एडॉप्टेशन मनुष्य दो स्तरों पर करता है। कितने स्तरों पर करता है? दो स्तरों पर करता है। एक स्तर होता है जिसको कहते हैं आंतरिक स्तर। क्या कहते हैं? आंतरिक स्तर। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं बाह्य स्तर। हमने आंतरिक स्तर को डिटेल में डिस्कशन किया है, जिसमें भी दो पार्ट होता है। एक होता है शारीरिक स्तर पर अनुकूलन और एक होता है आनुवांशिक स्तर पर अनुकूलन, जिसके अंतर्गत हमने दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक था त्वचा का रंग और दूसरा था हीमोग्लोबिन का स्तर। साथ में अब हमको डिस्कस करना है सबसे पहले बाह्य स्तर पर किस प्रकार से प्रकृति के साथ मनुष्य अपने आप को अनुकूलित करता है। यह संकल्पना यदि हम समझ गए तो फिर आगे की संकल्पना हमको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आइए समझते हैं कि बाह्य स्तर पर किस प्रकार से हम अनुकूलन करते हैं। क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं प्रकृति के साथ, अर्थात प्रकृति जैसा चाहती है यदि वैसा ही हम व्यवहार करते हैं तो यह अनुकूलन कहलाता है। यदि उससे हट करके हम व्यवहार कहते हैं या करते हैं तो वह अनुकूलन नहीं होगा, बल्कि वह एडजस्टमेंट या वह संभववाद की कैटेगरी में चला जाता है। उसको भी हम समझेंगे। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं बाह्य स्तर का समायोजन। क्या पढ़ते हैं? बाह्य स्तर का समायोजन। वैसे यहां पर मुख्य शब्द समायोजन नहीं होना चाहिए, मेन शब्द आपका अनुकूलन होना चाहिए, क्योंकि समायोजन और अनुकूलन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और यह भी डिफरेंस जो है आपको आज तो हो सकता है थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त हो जाए, बाकी शेष जानकारी अनुकूलन के विषय में कल हम लोग डिटेल में कर लेंगे। यहाँ किसके बारे में? समायोजन के बारे में। अनुकूलन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अनुकूलन का तात्पर्य जैसा प्रकृति चाहती है वैसा यदि हम व्यवहार कर रहे हैं तो अनुकूलन है। यदि उससे हट करके हम कुछ कर रहे हैं तो वह समायोजन की कैटेगरी में आता है।
यहां पर हम कह रहे हैं बाह्य स्तर का अनुकूलन। बाह्य स्तर के अनुकूलन में कई तथ्य आता है। इसमें जैसे हमारा पोशाक आता है, इसमें मनोरंजन आता है। क्या आता है? मनोरंजन है, आवास है, व्यवसाय है। क्या है? व्यवसाय है। तो ये जो सब तथ्य हैं, ये सब तथ्य कहीं ना कहीं किससे संबंध रखते हैं? तो कह सकते हैं प्रकृति से ये भी सब निर्धारित होते हैं। अर्थात प्रकृति जैसा चाहेगी उसी प्रकार का हमारा पोशाक होगा, मनोरंजन होगा, व्यवसाय होगा और आवास होगा। इसमें से हम एक दो एग्जाम्पल लेकर के सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। शेष जानकारी आप उसी अनुसार अपने आप को तैयार करिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम्पल पर आप कार्य करें उतना भी उचित नहीं है। हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो है पोशाक। कि हमारा पोशाक कैसा होना चाहिए, प्रकृति कैसा पोशाक चाहती है और हम कैसा पोशाक अपने आप को दे रहे हैं। यदि हम वैसा ही पोशाक दे रहे हैं जैसा प्रकृति चाह रही है, तब तो अनुकूलन है, एडॉप्टेशन है। यदि प्रकृति जैसा चाह रही है हम वैसा पोशाक नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हम अब अनुकूलन नहीं बल्कि या तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं या तो उसमें हम पूरी तरीके से रूपांतरण कर रहे हैं, अर्थात भौतिकता की तरफ चले गए हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पोशाक की संकल्पना को। अगर यहां पर हम बात करें पोशाक के विषय में, तो आपको एक तथ्य स्पष्ट होना चाहिए कि पोशाक की जो संकल्पना है ये कैसे आती है। यहां पर थोड़ा सा इसको हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। पोशाक ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पोशाक। तो सपोज दैट ये हमारा है पृथ्वी और ये है इक्वेटर। क्या है यह? इक्वेटर। और ये है पोल। इतना तो प्रत्येक बच्चा जानता है। और इधर से सन रे आती है। जब सन रे आती है तो सन रे यहां पर वर्टिकल पड़ती है और यहां पर तिरछी पड़ती है। परिणाम होता है कि यहां पर सूर्य तप अधिक होता है, यहां पर सन रे अधिक पड़ती है, अर्थात यहां का इंसोलेशन ज्यादा होता है। क्या होता है? यहां का इंसोलेशन ज्यादा होता है और यहां का इंसोलेशन कम होता है। साथ में यहां का ज्यादा, यहां का कम। ये बातें तो ठीक है। अगर प्रकाश ज्यादा आएगा तो हमको इस प्रकार का वस्त्र धारण करना होगा कि जिससे अधिक से अधिक प्रकाश वापस चली जाए, क्योंकि यदि वापस नहीं जाएगी तो उससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यदि शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जहां का इंसुलेशन अधिक होता है, यहां का वस्त्र जो होता है एक कैसा होता है? यह हाई एल्बिडो का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यहां का जो वस्त्र है, इस वस्त्र का एल्बिडो, क्या एल्बिडो कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। अब एल्बिडो क्या होता है ये भी हमको समझना है। और यहां के वस्त्र का जो एल्बिडो है एक कैसा होना चाहिए? यह निम्न होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या होता है? एल्बिडो का तात्पर्य होता है परावर्तिता गुणांक। क्या होता है? परावर्तिता गुणांक। ये परावर्तिता गुणांक की चर्चा की जाती है क्लाइमेटोलॉजी के प्रारंभ में। हम लोग डिस्कशन करेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहां पर हम परावर्तिता गुणांक के विषय में अगर कहें आपसे, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु के द्वारा जितना प्रकाश वापस किया जाता है उसको हम कहते हैं परावर्तिता गुणांक, या उसी को कहते हैं एल्बिडो। क्या कहते हैं? एल्बिडो। अर्थात यह जो परावर्तिता गुणांक है यह दो तथ्यों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? एक तो होता है सतह के रंग पर। किस पर? सतह के रंग पर। और दूसरा सतह के चिकनेपन पर। किस पर? सतह के चिकनेपन पर। अर्थात जो सतह जितनी स्मूथ होगी और हल्के रंग की होगी उस सतह से प्रकाश का परावर्तन अधिक होगा, और जो सतह जितनी रफ होगी और गाढ़े रंग की होगी उस सतह का जो परावर्तन है वह कम होगा। अर्थात अगर हम रंग की बात करें तो जो हल्का रंग होगा, कौन सा रंग होगा?
हल्का रंग, इसका एल्बिडो क्या होगा? हल्का रंग का एल्बिडो, यहां पर अगर हम बात करें, इसका एल्बिडो यहां पर लिख देते हैं, एल्बिडो, इसका एल्बिडो ज्यादा होगा, क्योंकि हल्का रंग है तो ज्यादा प्रकाश को वापस करेगा। और अगर गाढ़ा रंग है, कैसा रंग है? गाढ़ा रंग है, तो इसका एल्बिडो क्या होगा? कम होगा, यह कम प्रकाश को वापस करेगी। अगर सतह हमारी चिकनी है तो एल्बिडो उसका ज्यादा होगा, और अगर सतह रफ है तो उसका एल्बिडो कम होगा। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, और इसकी बहुत चर्चा हम लोग करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। अभी तो बस इतना प्रयोग करेंगे जिससे हमारा यहां पर काम चल जाए बस। यहां पर अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इक्वेटर या उष्णकटिबंध क्षेत्र में रहते हैं, कहां रहते हैं? उष्णकटिबंध क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर ज्यादा सन रे आती है, ज्यादा सूर्य की प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो ऐसे क्षेत्र में यदि हमको रहना है तो हमारा जो वस्त्र होगा यह हल्के रंग का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हल्के रंग का होना चाहिए, क्योंकि यदि हल्के रंग का होगा तो इसका जो एल्बिडो होगा यह उच्च होगा, और यदि एल्बिडो उच्च होगा तो यह अधिक से अधिक प्रकाश को वापस करेगा। क्या करेगा? अधिक से अधिक प्रकाश को वापस करेगा, और जब अधिक से अधिक प्रकाश को वापस करेगा तो हमको सन रे से सुरक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? सन रे से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति पोलर क्षेत्र में है, अर्थात शीत कटिबंध में है, तो यहां पर चूंकि सन रे कम आती है, प्रकाश कम आता है, तो यहां पर जो प्रकाश आए यह प्रकाश हमको प्राप्त हो जाए, यह प्रकाश वापस ना जा पाए। इसलिए जो शीत कटिबंध के लोग हैं उन लोगों का जो पोशाक होता है वह गाढ़े रंग का होता है, और सर्वाधिक प्रकाश को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है ब्लैक कलर में होती है, काले रंग में होती है, क्योंकि सबसे डार्क कलर वही होता है। इसलिए जो शीत कटिबंध के लोग हैं इन लोगों के पोशाक में काला रंग की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? यहां के लोगों में काले रंग की प्रधानता होती है, और यहां के लोगों के पोशाक में किस रंग की प्रधानता होती है? तो सफेद कलर का। किस कलर का? यहां के लोगों के पोशाक में सफेद कलर की प्रधानता होगी, क्योंकि सबसे हल्का कलर अगर देखा जाए तो व्हाइट ही है, और व्हाइट कलर होने के कारण इसका एल्बिडो सर्वाधिक होता है, अधिक से अधिक सन रे को वापस कर देता है। इसका तात्पर्य है अगर हम उष्णकटिबंध क्षेत्र में विद्यमान हैं तो हम लोगों का जो पोशाक होना चाहिए या हल्के रंग का या तो कहें सफेद कलर का होना चाहिए, इसी से मिलता जुलता होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसा ही चाहती है। लेकिन यदि हम शीत कटिबंध में हैं तो हम लोगों का पोशाक थोड़ा डार्क कलर का होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, और विशेष तौर पर अगर काला रंग हो तो सर्वोपरि है, यही होना चाहिए। लेकिन अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि इसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया? हमने जैसे आपसे कहा था त्वचा का रंग, कि हम लोगों पर 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज्य किया, और जाहिर सी बात है, जो कहा जाता है, कहावत है ना कि दूर की ढोल बड़ी सुहावनी लगती है। हाल कुछ वैसा ही है, अपने लोगों से सब लोग परेशान होते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसमें तमाम कमियां नजर आती हैं, और जो एक दिन के लिए बाहर से आता है उसमें सब प्रकार की अच्छाइयां ही नजर आती हैं। लेकिन जब वही पास आ जाता है फिर उसमें भी कमियां नजर आने लगती हैं। तो खैर हम लोग इतने मानसिकता के गुलाम हो गए अंग्रेजों के कि उनके त्वचा के हम लोग आकर्षक हो गए, और उसके कारण हमने अपनी त्वचा को आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करने का प्रयास किया, और तमाम प्रकार की हमको स्किन डिसीज की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उसी प्रकार पोशाक में भी हम लोग उनके गुलाम हो गए। हम लोगों का जो पोशाक था परंपरागत तरीके से जो प्रकृति के अनुकूल था वह था सफेद रंग या हल्के रंग का वस्त्र, और इसमें भी जो वस्त्र होगा यह किस प्रकार का होगा? तो यह खुले प्रकृति का होगा। कैसा वस्त्र होना चाहिए यहाँ के लोगों का? तो यहाँ के लोगों का जो वस्त्र होना चाहिए यह खुले प्रकृति का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खुले प्रकृति का और हल्के रंग का। और इसी के कारण अगर पुरुष है, क्या है? पुरुष है, तो पुरुष को जो पोशाक अलाउ है इस प्रकृति के द्वारा वो तो है धोती और कुर्ता। क्या है? धोती और कुर्ता, या आइडियल वस्त्र है यहाँ के क्लाइमेट का।
क्यों? एक तो इसका एल्बिडो अधिक है, प्रकाश की परावर्तिता अधिक है, सन रे को अधिक से अधिक वापस करेगा, और यदि किसी कारण से प्रकाश वस्त्र के अंदर प्रवेश भी कर गई तो हमारे खुले प्रकृति का जो वस्त्र है, इस वस्त्र से वह एनर्जी फिर एमिट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, और हमको जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उससे थोड़ा राहत मिलेगी यदि हम ऐसा करते हैं तो। और महिलाओं के लिए जो पोशाक बनाया था ये था साड़ी। क्या है? साड़ी। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लोगों का आइडियल पोशाक था और है। लेकिन अंग्रेज जब इस क्षेत्र में आए, विशेष तौर पर हम भारत में हैं तो भारत की बात करें, और यहां पर आकर के जब इन लोगों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो इन लोगों ने भारतीयों को हर स्तर पर गुलाम बनाया, चाहे वह शिक्षा का स्तर हो, चाहे इतिहास का स्तर हो, चाहे पोशाक का स्तर हो, चाहे धर्म का स्तर हो, अर्थात उस हर दृष्टिकोण से हम लोगों को नीचा दिखाने का ही प्रयास किए हैं। और कहीं कहीं हम लोग उनके गुलाम आज तक भी अभी हैं, अभी भी उनकी गुलामी की मानसिकता से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। कूट कूट करके गुलामी हम लोगों के अंदर भर दी गई है और हम लोग अभी भी उसी गुलामी की मानसिकता के शिकार बने हुए हैं। और उसी में एक गुलामी था इनका वस्त्र। ये लोग जब अपना पोशाक पहन के यहां पर आए तो हम लोगों को इनका पोशाक काफी अच्छा लगा, काफी अट्रैक्टिव लगा। हमने कहा ना, जो वस्तु एक दिन हमको नजर आती है काफी अच्छी लगती है, पूड़ी सब्जी काफी अच्छी लगती है, सबको पता है, लेकिन पूड़ी सब्जी एक दिन के लिए अच्छी लगती है। अब सुबह शाम पर डे पूड़ी सब्जी ही खाएं तो शायद आपका जो पाचन तंत्र है यह जवाब दे देगा कि अब यह हमसे यह पचने वाला नहीं है, क्योंकि वह क्या है, वह डिश परमानेंट नहीं है, वह कुछ समय के लिए केवल आपको सुख प्रदान करता है। वैसे तो व्यवहारिक भोजन तो हमारा दाल चावल रोटी सब्जी है, उसी प्रकार हमारा पोशाक तो ये है, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं इनके रंग के, इनके भाषा के, या इनके पोशाक के, इनके धर्म के हम लोग गुलाम बन गए और फिर उसी को हम लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया और इनके पोशाक को भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अर्थात उष्णकटिबंध के क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, अपने वस्त्र का परित्याग करना शुरू कर दिया और इन्हीं के वस्त्र को धारण करना प्रारंभ कर लिया। जैसे हम भी, क्या ये हमारा मूल पोशाक है? कुछ दृष्टिकोण से तो लग सकता है क्योंकि ड्रेस का कलर थोड़ा हल्का है, लेकिन बंद बाजू का हमारा वस्त्र है, हमारा वस्त्र खुले प्रकृति का नहीं है। लेकिन इन लोगों का वस्त्र कैसा था? ये लोग जहां से आए थे, इन लोगों का वस्त्र काले रंग का था और बंद प्रकृति का था। कैसा था? बंद प्रकृति का था। बंद का तात्पर्य क्या होता है? क्योंकि भाई इनके लिए यह सूट करता है, ये लोग पोलर रीजन में रहते हैं, वहां पे ठंडक ज्यादा पड़ती है, सनरे कम आती है, तो यह उनके लिए आइडियल है। अब लेकिन उस आइडियल को हम लोग अपना मान ले, यह उचित नहीं है। उनका धर्म उनके अनुसार उचित है, मेरा धर्म हमारे अनुसार उचित है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट अलग है, उनका क्लाइमेट अलग है। तो कहीं ना कहीं इनके वस्त्र को हम लोगों ने धारण किया और हम लोगों ने अपने वस्त्र का लगातार परित्याग करना प्रारंभ कर दिया। और कहीं न कहीं काला कोट आज आप देखते हैं, जो हमारा सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है, आज तक इसने अपने पोशाक को चेंज नहीं कर पाया, जब से उससे बड़ा बुद्धिमान हमारा और कोई वर्ग नहीं है। तो ये मानसिकता का ही कहीं न कहीं शिकार है हमारा। इसी प्रकार जो पुलिस प्रशासन है, वहां के वस्त्रों को आप देखिए, तो कहीं से भी ये हमारे क्लाइमेट को सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस प्रकार से मानसिकता के गुलाम हैं कि अभी भी उस वस्त्र से भी हम लोग बाहर नहीं आ पाए हैं, और सेगमेंट की तो बात ही करना भी बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि यहाँ के लोगों का वस्त्र जो होता है आइडियल धोती कुर्ता या साड़ी, या यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार है। यदि हम इसी के अनुसार इस वस्त्र को धारण करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहते हैं। लेकिन यदि हम अपने वस्त्र प्रकृति के अगेंस्ट पहनने का प्रयास करेंगे तो तरह तरह की बीमारियों के हम शिकार होते चले जाएंगे। और आज हमारे समाज में इस प्रकार के वस्त्र आ चुके हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। या तो बहुत ज्यादा बंद प्रकृति के हैं, या तो पूरी तरीके से खुले प्रकृति के हैं। उतना भी खुला ना रहे और उतना भी बंद ना रहे, अर्थात जो आइडियल है उस प्रकार के वस्त्र का धारण हमको करना चाहिए। यहाँ के लोगों का वस्त्र जो है वो उनके अनुसार है और हम लोगों का वस्त्र हम लोगों के अनुसार है, और इसी के अनुसार हम लोगों को रहना ही चाहिए। तो अगर हम प्रकृति के बताए गए सिद्धांतों के अनुसार रहते हैं
उसी के अनुसार अगर हम कहें अपने पोशाक को धारण करते हैं तो हम हर दृष्टिकोण से अपने आप को सशक्त करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें भोजन की, तो भोजन भी एक प्रकार से इसी को और ज्यादा बल प्रदान करता है। अब हमने जैसे आपसे कहा कि सपोज दैट यहां पर ए है इक्वेटर, धीरे धीरे आप जाते हैं पोल की तरफ। आप स्वतः समझ सकते हैं कि यह क्षेत्र जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, उष्णकटिबंध है, यह पोलर रीजन है। तो यहां का जो अन्न है यह अलग होगा और हम लोगों का अन्न अलग होगा। इतना ही नहीं, अगर हम भारत की ही परिकल्पना करें तो भारत में भी हर क्षेत्र का जो अन्न प्रोडक्शन है वह अलग अलग है। अर्थात जो हमारा भोजन है यह भी प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है और हम उसी के अनुसार अपने भोजन को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम तट पर हैं, कहां पर हैं, तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, तो हम लोगों के भोजन में मत्स्यन की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, मत्स्यन की प्रधानता होगी। चाहे हम माने या ना माने, अगर हम भी तटवर्ती क्षेत्र में रहते तो शायद हमारे भी भोजन में मछली का सेवन सर्वाधिक होता, क्योंकि वही वहां पर वही सुलभ है। तो जो वस्तु जहां पर सुलभ होती है वही हमारा प्रधान भोजन होता है और वही हमारा व्यापार का केंद्र भी होता है। तो जो भी तटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं वहां पर मत्स्यन का व्यापार भी होता है और मत्स्यन का सेवन भी होता है, क्योंकि वहीं पर सुलभ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि अगर हम मान लेते हैं जंगल में है, क्या है, जंगल में रहते हैं, तो यहाँ के भोजन में जो जंगली उत्पाद हैं अर्थात फल फूल, इसकी प्रधानता हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो साधु महात्मा जो योगी सन्यासी होते हैं ये ज्यादातर इसी प्रकार के क्षेत्रों में रहते हैं। तो यदि इस प्रकार के क्षेत्रों में रहते हैं तो इन लोगों के भोजन में चाहे या ना चाहे जो वस्तु सुलभ होगी उसी का तो सेवन करेंगे, तो अर्थात उनके भोजन में उसकी प्रधानता हो जाएगी। इसी प्रकार कोई अगर रेगिस्तानी क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र में है, अर्धशुष्क या शुष्क क्षेत्र में है, तो जाहिर सी बात है यहां पर आप अन्न पैदा नहीं कर सकते, यहां पर मत्स्यन का केंद्र हो नहीं सकता, जंगल है नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है यहां के अनुकूल जो होगा ये होगा चारागाह। क्या होगा, चारागाह। और चारागाह के कारण यहां पर क्या होगा, पशुपालन होगा। क्या होगा, पशुपालन होगा। और पशुपालन होगा तो इनके भोजन में या तो दुग्ध की प्रधानता होगी और मांस की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, मांस की प्रधानता होगी। ये लोग मांसाहारी होंगे। क्यों, जिस पशु को ये पालते हैं उस पशु से जब तक यह पशु दूध देने की मतलब क्षमता में है तब तक उससे दूध प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं, और जब यह पशु दूध देने में अक्षम हो जाता है फिर उस पशु के मांस का सेवन करते हैं। शौक में नहीं, मजबूरी में करते हैं। शौक में कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, अगर शौक में करता है तो फिर वह दंड का अधिकारी है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई शौक में कार्य करता है तो वह दंड का पात्र होता है, और यदि वह मजबूरी में करता है तो फिर दंड का पात्र नहीं होता। मजबूरी का तात्पर्य है प्रकृति ने वैसा करने के लिए उसको मजबूर किया है। यहां पर मजबूर का तात्पर्य और कुछ मत समझिएगा, मजबूरी का तात्पर्य हमारा कि प्रकृति उसी के अनुसार रहने के लिए उसको बाध्य कर दिया है। अब तट क्षेत्र में आप हैं तो चाहे या ना चाहे आपको व्यापार का भी वही केंद्र है और भोजन का भी वही माध्यम है, तो आपको मत्स्यन का सेवन करना पड़ेगा। जंगल में है तो आपकी मजबूरी है कि आप वन उत्पाद का ही सेवन करेंगे, वहां पर कुछ और तो प्राप्त नहीं कर सकते। यदि मैदानी क्षेत्र में है तो आप खाद्यान्न फसलों का सेवन करेंगे, और यदि आप अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में हैं तो आप स्वभावतः दुग्ध का और मांस का सेवन करेंगे। तो जो लोग डेजर्ट क्षेत्र में रहते थे उन लोगों के भोजन में चाहे या ना चाहे कहीं ना कहीं उनके दूध और भोजन की प्रधानता रहती है। और किसी एक आधार पर हम किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाएं या किसी एक समुदाय पर आरोप लगाएं, ये भी कहीं से प्रासंगिक नहीं है। हमको किसी भी समुदाय के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप करने से पूर्व हमको समझना होगा कि यह किस क्षेत्र से संबंध रखता है। सोचो, हम लोग मात्र 300 सालों के गुलाम और आज तक उनकी मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए। जो समुदाय इस अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में पलायन किया है अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, तो क्या उसकी
जो आदत है या शीघ्रता से बदल जाएगी क्या? कदापि नहीं बदलेगी। आप वैगनर का सिद्धांत पढ़ लीजिए, वहां पर लेमिंग की बात होती है। लेमिंग क्या है? लेमिंग तो वही एक जीव ही है ना, जो अतीत में जब उत्तरी अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ था तो लेमिंग यूरोप से उत्तरी अमेरिका की तरफ प्रस्थान करता था, लेकिन आज वहां पर वह है नहीं और देखते हैं कि वह अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि वह एक प्राणी जब अपनी आदत को नहीं बदल पाया, क्योंकि कई पीढ़ियां उसी में गुजर चुकी हैं, तो फिर जो व्यक्ति इस डेजर्ट के क्षेत्र से पलायन करके अन्यत्र क्षेत्र में व्यवस्थित हुआ या स्थापित हुआ, तो उसको केवल एक आधार पर आप किसी प्रकार का दोषारोपण करें उचित नहीं होता है। आपको हर पहलू को ध्यान में रख करके आपको एनालिसिस करनी चाहिए और आपको सही उत्तर का चयन करना चाहिए कि क्या आंसर हो सकता है। किसी एक सेगमेंट के आधार पर किसी का निर्धारण नहीं होता है, चाहे पोशाक हो, चाहे भोजन हो, चाहे उनका व्यवहार हो। व्यवहार भी प्रकृति निर्धारित करती है, अर्थात प्रकृति जैसा चाहती है यदि वैसा ही हम व्यवहार भी करते हैं तो यह अनुकूलन ही होता है। अब जब सब कुछ हमको सहज मात्रा में सुलभ हो जाएगा तो हमारा व्यवहार मृदुल होगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। लेकिन जो व्यक्ति अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में मरुस्थल में रहा है, जिसको ना तो पानी की सुलभता है, ना तो भोजन की सुलभता है, ना रहने के कोई संसाधन है, तो फिर उस व्यक्ति का जो व्यवहार होगा थोड़ा कड़वा होगा। और जिसको सहज भाव से पानी भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, रहने के लिए स्थान भी मिल रहा है, शांत वातावरण मिल रहा है, तो ऐसे लोगों का व्यवहार भी तो शांत होगा ना। तो अर्थात जो व्यवहार लोग दिखाते हैं यह व्यवहार कहीं से भी अलग नहीं होता है, अर्थात उनका लालन पालन या उनका परिवेश वैसा ही रहा है, इसलिए उनका व्यवहार भी वैसा ही परिलक्षित होता है। तो यदि हमको पर्यावरण का एक ठीक ठाक ज्ञान है तो हम एक सामान्य दृष्टिकोण से किसी भी परिस्थिति का या किसी भी व्यक्ति का सहज भाव से उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि यह ऐसा व्यवहार क्यों करता है, यह ऐसा भोजन क्यों करता है, या यह ऐसा ही पोशाक क्यों पहनता है। हम सभी विषय वस्तुओं की उसका प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं यदि हम उसके बैकग्राउंड को चेक करें तो। इसलिए हमको इन तथ्यों की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि कहां पर क्या भोजन उपलब्ध है और उसी भोजन को वहां के लोग एडॉप्ट करते हैं। अब आप सोचिए, हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, यहाँ के भोजन में चावल भी है और गेहूं भी है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन प्रॉपर ढंग से होता है, तो चावल गेहूं तो खाएंगे ना। लेकिन अगर दक्षिण भारत में चले जाओ, वहां पर गेहूं का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो क्या करें? वो लोग गेहूं खाएंगे क्या? गेहूं कदापि नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? चावल। अर्थात उनके भोजन में किसकी प्रधानता होगी? चावल की प्रधानता होगी। वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाओ, चावल खूब पैदा होता है, गेहूं नहीं होता है, तो वहां के भोजन में चावल और मछली का प्रयोग अधिकतम होता है। तो अर्थात हम अगर कहें, जहां पर जो व्यक्ति रहता है वहां की प्रकृति उसके भोजन को, उसके पोशाक को, उसके आवास को, उसके व्यवहार को, सब कुछ को निर्धारित करती है। यह जो निर्धारण होता है और मनुष्य उसी के जैसा जो व्यवहार करता है, यह सब पक्ष जो कहलाता है, इसी को कहते हैं बाह्य स्तर का समायोजन। क्या होता है? बाह्य स्तर का समायोजन। और हम आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सब सिद्धांत के पक्ष हैं। आप इसका प्रयोग निबंध में कर सकते हैं, इंटरव्यू में कर सकते हैं, और अपने आप को और ज्यादा इनहांस करने के दृष्टिकोण से इन सब पक्षों को आप प्रयोग करें तो काफी बेहतर होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें, क्योंकि ये सब जो पक्ष था, हमने कहा कि मनुष्य क्या? मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी इसी विशिष्टता के कारण क्या करता है? प्रकृति के साथ, किसके साथ? प्रकृति के साथ अनुकूलन करता है। क्या करता है? अनुकूलन करता है। और अनुकूलन भी आंतरिक स्तर पर और बाह्य स्तर पर करता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन यहीं पर समझना है कि चूंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी इसी विशिष्टता के कारण यदि प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता रखता है, अर्थात अगर यह एडॉप्टेशन करने की क्षमता रखता है, तो यह प्रकृति में क्या? प्रकृति में रूपांतरण, क्या? रूपांतरण करने की भी क्षमता रखता है, करने की भी क्षमता रखता है।
तो मनुष्य अगर विशिष्ट है तो अपनी विशिष्टता के कारण प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही अपना आंतरिक स्तर और बाह्य स्तर पर समायोजन कर लेता है, समायोजन नहीं अनुकूलन कर लेता है। लेकिन इसी विशिष्टता के कारण यह क्या करता है, ध्यान रखिएगा, प्रकृति में रूपांतरण भी करता है। तो इसी पक्ष को अब हमको समझना है नेक्स्ट एपिसोड में कि मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति में रूपांतरण करने की क्षमता रखता है, और इसी के तहत हम लोग समझेंगे कि समायोजन क्या होता है और संभववाद की संकल्पना क्या होती है। इन सभी पक्षों की चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।